हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज बहुत इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस करने वाले हैं। थीम रहेगी एनर्जी और ये थीम नंबर 18 है आपकी आउट ऑफ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर योर सीपीए पेपर 2। आज की थीम एनर्जी है और 2022 के अंदर ही आपका एक क्वेश्चन पूछा था, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ठीक है, और 2016 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 ये देखिए 2022 का ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। इससे पहले क्वेश्चन आया था, देखिए डायरेक्टली एनर्जी पे नहीं आया लेकिन यहाँ पे आप एनर्जी को कोट कर सकते थे। क्वेश्चन था द रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर सकते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी ने इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए हैं, किस तरह से उनकी एनर्जी सिक्योरिटी में काम किया है, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते थे, एक या दो पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे एनर्जी को थीम को। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया के अंदर ऐसे कौन से मेजर मिशन हैं जो कि एनर्जी से रिलेटेड हैं। आपको पता होगा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, आपको पता है नेशनल हाइड्रोजन मिशन है। दूसरा आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी मिशन भी है इंडिया के अंदर कि कितने गीगावाट ऑफ एनर्जी हमें सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ही क्या करनी है, जनरेट करनी है, 175 गीगावाट। और उसकी और भी कमिटमेंट अभी हमने की है आने वाले टाइम पे। अभी हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम आप देखोगे बायो इथेनॉल प्लांट, इंडिया के अंदर बायो इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा है, आपके लिए क्वेश्चन है। पहला बायो इथेनॉल प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गई हमारी अभी करंटली क्या चल रहा है। उसके बाद आप देखोगे हम स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। फेम पॉलिसी आपने सुनी होगी। तो ये सभी मेजर जो गवर्नमेंट का पुश है ना, जिस तरफ, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह गवर्नमेंट का पुश है, क्या वो करना चाह रही है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। COP26 समिट में क्या हुआ था, क्या फाइंडिंग्स हैं। आप देखोगे यहाँ पे इंडिया के अंदर कौन कौन सी आप देखोगे इंडस्ट्रीज काम कर रही है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये सभी चीज़ें जब आप को रिलेट करोगे तभी आपको पता चलेगा इंडिया का एनर्जी मिक्स क्या है, कितना % कोल से जनरेट होता है, कितना न्यूक्लियर एनर्जी से, कितना रिन्यूएबल एनर्जी से। इस तरह से जब आपको पता चलेगा तो आप इसको अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो। इंडिया क्यों कोल का इंपोर्ट करता है, क्यों कोल क्राइसिस हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या आने वाले टाइम पे क्या इंडिया अडोप्शन कर पाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो कि अभी बहुत कॉस्टली है। क्या ग्रीन एनर्जी या फिर हम एनर्जी सिक्योरिटी, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें अटेन करनी है तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये नहीं कि आप ईरान से ही फ्यूल का इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से कर रहे हैं और इन केस देयर इज एनी सैंक्शन तो इंडिया उसके बीच में फंस जाए और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी क्या हो सके, कॉम्प्रोमाइज़। ये सभी चीज़ें, बड़ी पिक्चर, बिगर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब छोटी छोटी चीज़ें ना आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल कर सकते हो। राइट, तो ये है पूरा टोटल अप्रोच का इसके अंदर इशू है। समबडी हैज़ कॉल्ड मी, उन्होंने बताया कि उनको सेंटेंस फॉर्मिंग में दिक्कत हो रही है। पेपर 2 के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अप्रोच में प्रॉब्लम है, उनके पास कंटेंट है, बहुत कुछ है, लेकिन सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए स्पेशल हम क्लास में बात करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। क्या दिक्कत है, अपना आइडिया बताइए, फिर मैं उसको बताऊंगा आप उसको कैसे नरेट कर सकते हो, कैसे उसको रीआइटरेट कर सकते हो उसी आइडिया को, कैसे आप एक अप्रोच में उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है, जो ऐसे आपसे पूछा है, जो टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग हो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो, उस हिसाब से आपको कैसे फ्रेम करना पड़ेगा उसको, कैसे आप उसमें ऐसे आप देखोगे फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनोवेशन का बहुत स्कोप है इसके अंदर। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने बता दिया, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी है। उसके बाद आप देखोगे नया बिल आया है, द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इंडियाज क्लाइमेट टारगेट को दिमाग में रख के ये बनाया गया है। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का टारगेट क्या है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उससे ऊपर इंक्रीज़ नहीं होने देना। ठीक है, पहले 2% था, फिर उसको ज़्यादा एम्बिशियस किया गया, ओवर एम्बिशियस 1.5 डिग्री तक ही हमें मैक्सिमम टेम्परेचर को इंक्रीज़ होने देना है 2030 तक। अब देखते हैं ये जो हमारी थीम है एनर्जी, इसका एम क्या है। और तो थीम मतलब देखोगे एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया को लेके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी को देखें, समझे, हमारा एक बेसिकली पहला ऑब्जेक्टिव है अचीव 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 2022 तक। उसके बाद 450 गीगावाट बाय 2030 तक, ये हमने रिन्यू किया है। 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी हमें क्या करनी है, सेटअप करनी है। 2030 तक हमने दूसरा ऑब्जेक्टिव लिया है 450 गीगावाट। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं हमें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए या फिर अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन इंपोर्ट्स पे घटाने के लिए या फिर इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए या फिर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए वी नीड टू रिड्यूस ऑयल एंड गैस इंपोर्ट बाय 10% 2022 तक। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अचीविंग INDC बाय 2030 तक। ये इंटेंटेड नेशनल दिस डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है आपने जब कमिट किया था पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर कि हम इतना इतना अपना क्या करेंगे कार्बन एमिशन को कम करेंगे आने वाले टाइम पे, ये उस तरह के गोल है, आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर आप देखोगे रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय पर GDP बाय 33%। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 33% टू 35%, इसके बीच में आ जाना चाहिए बिलो 2005, जो भी लेवल 2005 के अंदर था उससे 30 से 35% हमें डिक्रीज करना है पर यूनिट। एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2, इतना कार्बन सिंक हमें बनाना पड़ेगा। कार्बन सिंक आप कैसे बनाएंगे ये आपके हाथ में है, या तो आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे या फिर आप एफॉरेस्टेशन करेंगे या फिर आप कार्बन सिंक मतलब ओशंस के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास है। नेक्स्ट इज इंक्रीज शेयर ऑफ नॉन फॉसिल बेस्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम 30 to 40%, नॉन फॉसिल बेस्ड। अभी देखिए हमने एक यहाँ पे एक बात की थी COP26 के अंदर ग्लासगो में जब मीटिंग हो रही थी, डेवलप्ड कंट्री ने बोला कि कोल शुड बी फेज्ड आउट। कोल को क्या करना पड़ेगा, फेज आउट करना पड़ेगा। फेज आउट मतलब इसका कंप्लीट यूज़ जो है वो बंद करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे एक क्लोज इंट्रोड्यूस करी विद द हेल्प ऑफ चाइना, दोनों ने मिलके, कि इट इज़ नॉट द फेजिंग आउट ऑफ द कोल, इट विल बी द फेज डाउन। ठीक है, हम इसको फेज डाउन करेंगे धीरे धीरे, एकदम से इसको फेज आउट नहीं करेंगे कोल को, क्योंकि हमारा इंडिया के अंदर देखोगे 65% ऑफ द एनर्जी जनरेशन इज थ्रू कोल। इतना आसान नहीं है आप थर्मल पावर प्लांट को रात ही रात बंद कर दोगे और रिन्यूएबल एनर्जी पे आप स्विच कर जाओगे, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी आज के टाइम में एक तो कॉस्टली भी है और रिलायबल भी नहीं है। बहुत सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है इंडिया के अंदर। अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी इतनी अच्छी नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारे सोलर जो आपके पैनल्स हैं। तो ये सभी चीज़ों को अगर देखोगे तो थर्मल अभी करंट टाइम में सबसे बेस्ट है। अब देखोगे आप इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा टारगेट है। उसके बाद आप देखोगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर पहले कन्वेंशनल देखो और फिर हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल। पहले हम कन्वेंशनल देखेंगे फिर नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल के अंदर 3 टाइप है, बायोमास, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल। अब नॉन कन्वेंशनल के अंदर 2 है, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल हो गया ये। और नॉन कन्वेंशनल के अंदर आपका रिन्यूएबल भी आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे करंट सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर। एनर्जी अगर मिक्स देखें हम, कहाँ से किस पर्टिकुलर फ्यूल से कितनी एनर्जी जनरेट होती है ये पता होना चाहिए, जब भी आप इसके बारे में लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए आपका क्वेश्चन भी आया था, जिसे मैं दोबारा से दिखा दूं, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। यहाँ पे आप बता सकते हो कितना ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी से 22% हम अभी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये डेटा आपके पास होता तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते थे, क्योंकि आपको पता होता कि 22% जब हम रिन्यूएबल से जनरेट कर रहे हैं, बाकी बची हुई कहाँ से आ रही है, कोल से, ऑयल से, बायोमास से। ठीक है, तो ये सडनली स्विच करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, although progressive है but it will take some time, it needs some capacity generation, it needs some transfer, it needs to transfer some technology। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कोल 49%, ऑयल 28%, बायोमास, गैस, रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर 1.2। इंडिया देखेंगे अब 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, बट पर कैपिटा कंजम्पशन जो है बहुत ही कम है वर्ल्ड एवरेज से, 625 kg ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कंपैरेबल टू वर्ल्ड एवरेज ऑफ 1860। तो इंडिया इसीलिए एक, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर आता है। पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज आप देखोगे उसके अंडर इसको डाला जाता है, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन कम है, हालांकि 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है दुनिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कॉन्स्ट्रेंट क्या है। पहला कॉन्स्ट्रेंट देखते हैं एनर्जी सेक्टर को बेटर करने के लिए सब्सिडीज और टैक्सेस, जो कि मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है। सब्सिडीज आप देखो, दिल्ली की सब्सिडी आप देख लो, 200 यूनिट तक आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, अब किसी घर में शायद 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट भी ना हो, 50, 100 यूनिट, 150 यूनिट की रिक्वायरमेंट हो, जब उनको पता है बिल देना ही नहीं तो दे विल कंज्यूम 200। ठीक है, इट प्रमोट इनएफिशिएंसी एंड फ्यूल्स। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी कहाँ पे मिलती है, फार्मर्स को। ठीक है,
वो भी उसका ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं, पानी का ट्यूबवेल चला के रखते हैं। नाउ दे मेक इंडियन एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन अनकॉम्पिटिटिव। उसके बाद एनर्जी टैक्सेस नॉट अंडर जीएसटी। अब एनर्जी टैक्सेस जो हैं जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर आप देखोगे प्रॉब्लम्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सेम जीएसटी फॉर ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऑयल, नेचुरल गैस आपको पता है, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये हर एक स्टेट डिसाइड करती है, ठीक है, सेंटर और स्टेट। तो इसमें जो आप लगता है वैट लगता है, और जो इसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है वो अलग अलग है। उसके बाद आप देखोगे पावर सेक्टर के साथ और क्या इश्यूज है, इनएफिशिएंसी प्लस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आप देखोगे यहाँ पे स्टेप डाउन और स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं आपके ग्रिड से, जब एनर्जी ट्रैवल करती है कई किलोमीटर तक, कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक वो ट्रैवल करती है एनर्जी, तो उसमें लॉस होता है। किस तरह का लॉस, हाई AT&C एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस के साथ आप देखोगे बीच में लीकेजेस भी है। लीकेजेस जैसे आप मतलब काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि लोग बिजली की चोरी भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका AT&C इसमें आपको करना पड़ेगा, कमी लानी पड़ेगी 21% तक इसको, मतलब अभी प्रेजेंटली 21% का लॉस हो जाता है, ठीक है, 20%। अब डिस्कॉम्स एंड यूज लोड शेडिंग टू मिनिमाइज लॉसेज, ये कर सकते हैं हम। इशू ऑफ रेगुलेशन एंड फिक्सिंग रैशनल टैरिफ्स होने चाहिए। अनमीटेड पावर सप्लाई टू फार्मर्स, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स। सो अनलिमिटेड पावर सप्लाई टू फार्मर्स से क्या होता है, मतलब ओवर यूज़ करते हैं, इनएफिशिएंसी आती है सिस्टम के अंदर। जब उनको पता है सब्सिडी मिली हुई है उनको, तो फार्मर्स के पास मीटर भी नहीं होता, दिन रात वो ट्यूबवेल चलाते हैं और अननेसेसरी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस सब्सिडी इम्पैक्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन। देखो इनोवेशन को ही हैम्पर करेगा अगर क्रॉस सब्सिडी आप दे रहे हो। अनरिलायबल पावर सप्लाई। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये देखो इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड होगा प्रमोट स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्मार्ट मीटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको किस तरह के मीटर्स मिलने से शुरू हो जाएंगे, प्रीपेड। पहले पैसे से आप इंस्टॉल करोगे, मीटर के अंदर पैसा खत्म हुआ, आपकी बिजली खत्म, ठीक है। अब आप देखोगे ऑल पावर परचेसिंग एग्रीमेंट बी बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। कॉम्पिटिटिव बिडिंग से आप क्या कर सकते हो, अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग से आप बेचोगे तो जो सबसे बेटर आपको प्राइस देगा आप उसी को बिड करोगे, उसी को मतलब आप टेंडर दोगे उसका। तो इससे भी आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ सकती है। प्राइवेटाइजिंग स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिसेंट्रलाइज जनरेशन हो सकता है। मतलब डिसेंट्रलाइज जनरेशन से मतलब है कंजम्पशन सेंटर, सोचो MP के अंदर है, प्रोडक्शन है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ से यहाँ लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको क्या करो, प्रोड्यूस करो, ठीक है। MP के अंदर या फिर विलेजेस के अंदर ज़रूरत है तो डिसेंट्रलाइज जनरेशन सोर्सेज एंड स्टोरेज सिस्टम। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है PM कुसुम। PM कुसुम क्या है, प्रमोटिंग सोलर पंप्स। जहाँ पे ग्रिड की कनेक्टिविटी नहीं है जिस एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, वहाँ पे हम सोलर पंप्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ दिस कैपिटल ऑन क्रॉस सब्सिडी, परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स इन द टैरिफ स्ट्रक्चर। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव से मतलब है उनकी स्टार रेटिंग देखेंगे हम कि क्या क्या इक्विपमेंट्स की क्या स्टार रेटिंग है, ये भी आप इसमें डाल सकते हो। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। ऑयल एंड गैस से आप बात कर सकते हैं, इसके साथ इशू क्या है ऑयल एंड गैस का। फिर हम कोल का इशू देखेंगे, फटाफट देखते हैं ऑयल एंड गैस का इशू क्या है। लैक ऑफ मार्केट ड्रिवन गैस प्राइसेस, इनएडिक्वेट गैस सप्लाई। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मार्केट ड्रिवन गैस प्राइसेस नहीं है। बार बार इसको आप देखोगे गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी देती है, कई बार सब्सिडी हटा लेती है, कई बार प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते हैं, कई बार गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर लेती है। तो ये डिसेंटिवाइज करता है किसको, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं। अब आप देखोगे डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज टू गैस पाइपलाइन नेटवर्क। तो इसके अंदर भी देखोगे प्राइवेट कंपनीज को कई बार चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, पब्लिक कंपनीज को कम देने पड़ते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको भी डिस्क्रिमिनेशन है जो कम करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ओपन एक्सेस टू गैस पाइपलाइंस, नेशनल गैस ग्रिड, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, इंडिया के अंदर 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, कहाँ कहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो होते हैं उस एरिया के अंदर जहाँ पे आप अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हो इन टर्म्स ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, किसी के साथ वॉर हो जाए तो आपके पास 10, 15, 20, 25, 60 दिनों तक का आपके पास फ्यूल रहना चाहिए कि एनिमी भी उसको स्ट्राइक नहीं कर पाए। वो इतना नीचे होता है ज़मीन के नीचे वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद आप देखोगे वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है कि आप इन्वेस्ट करोगे प्लस सरकार आपको क्या देगी, आधा पैसा देगी। तो इसमें पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, शायद सरकार आपको इसमें 40% दे या 60% दे, ये डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल है, इन्वेस्टमेंट मॉडल जो भी आप चूज करेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, जो भी मॉडल होगा, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जो भी मॉडल होगा, डिफरेंट। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, किसके साथ, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में। 4 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट्स, मार्केट प्राइसिंग फॉर ब्लॉक्स, एनहांस प्रोडक्शन। अब कोल की हम बात करेंगे, कोल में हम बात करेंगे, पहले इश्यूज देखेंगे। लैंड एक्विजिशन,
नो कॉम्पिटिटिव कोल मार्केट, रेड होल माइनिंग कहाँ पे इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एक आपको ट्रेजेडी भी आपको याद होगी रेड होल माइनिंग से रिलेटेड। उसके बाद आप देखोगे ऑपरेशनलाइज, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम कोल के अंदर, हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं किसको, कमर्शियल कोल माइनिंग को, राइट। उसके बाद आप देखोगे फास्टनिंग द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन, जितनी जल्दी आप लैंड को एक्वायर करोगे उतनी जल्दी आप वहाँ से कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कोल एक्सट्रैक्ट करने से आप क्या करोगे, उसको मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, फिर उसमें क्या आएगा, सिस्टम में एफिशिएंसी आएगी। अब अगर आपको लैंड एक्वायर करने के अंदर ही 2-2 साल लग रहे हैं तो जो उसकी कॉस्ट आपने शुरुआत के अंदर जो टेंडर के अंदर जो लिखा गया था कि इतने रुपए में आपको ये पर्टिकुलर कोल बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो वो उसको 2 साल के बाद कोल के प्राइसेस चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उनको प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते थे जो आपका इसके अंदर पूछा गया था, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन यहाँ से। तो ग्रीन एनर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए, हाई एनर्जी कॉस्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल भी है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे आप सरप्लस एनर्जी अगर जनरेट कर रहे हो घरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो वो जो सरप्लस एनर्जी पावर ग्रिड तक कैसे पहुंचाएंगे। दूसरी बात आप देखोगे सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं, फोटोवोल्टेइक सेल है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव पावर ग्रिड बैलेंसिंग, हाइड्रो और स्टोरेज, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू रूरल एरियाज, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, कमर्शियल बायोगैस नीडेड टू बी प्रमोटेड बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है क्या क्या हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो कुसुम एक एग्जांपल था, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, पावर ग्रिड बैलेंसिंग, कमर्शियल बायोगैस, एनर्जी एफिशिएंसी, इसका इशू क्या होगा एनर्जी एफिशिएंसी का, लिमिटेड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, हाई इनिशियल कैपिटल एंड लिमिटेड मार्केट, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी अगर आपको लानी है तो टेक्निकल कैपेबिलिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, इनिशियल कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, और जो मार्केट है, ठीक है, लिमिटेड मार्केट है अभी भी इसका एनर्जी एफिशिएंसी का, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है भाई, आप उनको एफिशिएंट देखो आप एसी लेने जाते हो मार्केट से, 5 स्टार एसी भी आपको मिलता है, 4 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, 1 भी मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है। अगर 5 स्टार उनको परचेज करना तो उसके पैसे 10,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको, तो वो सोचते हैं 10,000 ज़्यादा क्यों दे, 2 स्टार ले लेते हैं, खत्म बात, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, इशू ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स हो गया। वे फॉरवर्ड देखते हैं, वे फॉरवर्ड देखिए BEE बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या करता है, ये स्ट्रेटजी बताता है एनर्जी एफिशिएंसी की, ठीक है, कैसे इक्विपमेंट आपको बनाने हैं, किस तरह से बनाएंगे आप। उसके बाद आप देखोगे फोकस ऑन उज्ज्वला स्कीम, उसके बाद आप देखोगे परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडन परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, आप परफॉर्म करोगे, आपने सपोज आप किसी प्रोडक्ट को लेके परफॉर्म कर रहे हो, आपने वो अचीव कर लिया कि ये एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, फिर आपको उसको ट्रेड करोगे। उसके बाद आप देखोगे BE क्या कर रहा है, अडोप्ट्स क्लस्टर स्पेसिफिक अप्रोच फॉर MSME, जो छोटे छोटे आपके कारखाने हो गए, छोटे बिजनेसेस हो गए, उनमें क्लस्टर स्पेसिफिक अप्रोच से उनको क्या कर रहा है, उनके अंदर उन सिस्टम्स के अंदर एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे एनर्जी को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सकते हैं। उसके बाद देखोगे प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंडिया का 2022 का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है। देखो 5 गीगावाट हम हाइडल प्रोजेक्ट से चलाते हैं, 10 गीगावाट बायोमास से, 60 विंड से। अब देखोगे सोलर के अंदर भी 40, 40, 80 और 20, 100, ठीक है, इसमें से 40 रूफटॉप से आएगा, 40 हम इसके लिए अल्ट्रा मेगा पार्क बनाएंगे, मेगा पार्क, 20 बचा हुआ हम यूटिलिटी स्केलर सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ हम इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर है। पावरिंग अप आप देखोगे लिटिल इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन है। अब हम एक फाइनल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ ग्रीन एनर्जी। अगर हम पंजाब का एग्जांपल लें, अगर पंजाब ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है तो आउट ऑफ 4774 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो पंजाब जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा वो कहाँ से कोशिश कर रहा है, हाइड्रो से 178, फिर बायोमास से, ठीक है, फिर कोल एग्लोमरेशन से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक इंडेक्स है जो कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन के, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स का मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे मूव कर रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए आपको जो पहले वाली जो आदतें हैं वो छोड़नी पड़ेगी। आप कोल पे ज़्यादा आप ओरिएंटेड हो, पहले आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और थी, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो ये सिस्टम परफॉर्मेंस इम्पेरेटिव्स है, ये ट्रांजिशन रेडीनेस एनेबलिंग डायमेंशंस हैं। क्या क्या ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको लगेगा, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, पैसा, इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नेंस, सरकार मतलब ध्यान दे उस पर एटलीस्ट, रेगुलेशन में पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जो उसको अंजाम देंगे लास्ट तक, मतलब उसको जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके पास वैल्यूएबल ह्यूमन आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये ही था आपका एनर्जी थीम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ मैसेज अस, कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, समझ में नहीं आया हो, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। एनर्जी थीम बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छे से आपको कंपाइल करके दिया गया है, इतना कंपाइल करके आपको शायद कहीं ना मिले, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि वी हैव लॉन्च्ड अवर समाधान बैच प्रो। समाधान बैच प्रो के अंदर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन है आपके CAPF का, जितने भी क्वेश्चंस आपके बीट रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है, ग्रामर की प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ें हैं। प्लस इसमें के अंदर वो आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी इसके अंदर है, टेस्ट सीरीज़ है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स है पेपर 2 के, जिसमें हमने डिफरेंट थीम्स को डिस्कस किया है। आप इंटरनल सिक्योरिटी ले लीजिए, इंडियन सोसाइटी ले लीजिए, जितनी भी थीम आपका हो गया, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बैच अभी रनिंग है, 1 या 2 क्लास ही हुई हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है, बाद के लिए वेट मत करिएगा, ये बैच बहुत लंबा चलने वाला है, पता नहीं कितने टाइम में ख़त्म होगा, बट वी कैन नॉट गारंटी के बाद में दोबारा बैच आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे पेपर 2 आप सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।